हाय स्टूडेंट, तो मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विलकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक की, जिसका नाम है आपका रेजिस्टिविटी। तो लास्ट क्लास में आप सभी बच्चे जानते हैं हमने जो टॉपिक किया था वो आपका टॉपिक था रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की थी कि रेजिस्टेंस होती क्या है, कैसे वो उत्पन्न होती है और जी किस किस पर, किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करती है। तो आइए हम बात करेंगे अब रेजिस्टिविटी की। तो सबसे पहले आप इसमें कुछ चीजें मैं नोट करा रहा हूं, आप नोट कीजिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी is a fundamental property of a material that quantify QUANTIFIES quantified how strongly it resist resist बाधा डालना और कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। हाउ स्ट्रोंगली इट रेजिस्ट और कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आप करके लिखेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस per unit length and per unit cross sectional area at a specific temperature SPECIFIC specific temperature। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो, अब जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस आपकी एक प्रॉपर्टी होती है आपकी किसी भी मेटेरियल की, ठीक है नहीं, तो आपका ये आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटेरियल की, या मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, जो क्वांटिफाई यानी कि जो बताता है कि हाउ स्ट्रोंगली, ये कितनी आपकी ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करेगा और कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने इसकी, अगर आपसे डिफाइन पूछता है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो आप डिफाइन आप ऐसे करेंगे जो हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, इस सेकंड पॉइंट के ऊपर आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो इसने क्या कहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। चलिए जी, अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कंसीडर एक कंडक्टर को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं COND और ऊपर R लिख सकते हैं। कंडक्टर वेयर L क्या है जी, आपकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये आपका एक कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है L, ये आपका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कैसा है जी, सर्कुलर है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी की। ये प्लस नहीं है, ये T है, ये ध्यान रखना। और ये इक्विवेलेंट किसके होता है, रेजिस्टेंस के। ठीक है जी। तो हम बात करें, तो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था। देखो हमने लास्ट क्लास में जो हमने किया था, वी नो एक्सपेरिमेंटली दैट तो नंबर 1 हमने बात की थी कि जो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। पहली बात हमने की थी यहाँ पे ऐसे लास्ट क्लास में। ठीक है जी। और यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये भी हमने बात पढ़ी हुई है। तो ये सेकंड बात थी जी आपकी। फिर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मिक्स कर देता हूं। इन दोनों को मिक्स करने का मतलब है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। ठीक है जी, क्लियर बात।
और हमने सेकंड क्लास में एक और बात की थी कि अगर कहीं पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो वहां पर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिप्लेस करने के लिए एक कांस्टेंट इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट इसको यहां पे जो कांस्टेंट होता है ना, एक वो रो होता है, तो L/A। ठीक है जी। तो R इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैंने क्या किया, एक इक्वल टू का साइन और ये, तो ये आपका एक नया फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है जी, ये आपका एक नया फॉर्मूला। तो R इक्वल टू, इसको मैं बोलता हूं रो, RHO रो। और ये P नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, ये P बनेगा, आपको A ऐसे घुमा देना बस इसको। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका, इसके बारे में आप लिखेगा कि रो इज कांस्टेंट फॉर द प्रोपोर्शनैलिटी। इसी के बाद में पॉइंट करके आपको लिखना है रो इज द कांस्टेंट फॉर द प्रोपोर्शनैलिटी एंड known as the resistivity or specific resistance, specific resistance of a conductor। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, फिर पॉइंट करके आप नोट करना है। देखो अगर मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालू तो रेजिस्टिविटी आपको लिख सकते हो R इंटू A/L। तो ये आपका प्योरली रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला बन जाता है कि RA/L, जस्ट इसका रिवर्स। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो रो L/A, और रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो RA/L। ठीक है। जहां पर R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, A क्या है जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L क्या है जी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखिएगा, लेट अस टेक ए कंडक्टर हैविंग ए यूनिट एरिया, और ब्रैकेट में करके लिख लेना, यूनिट एरिया का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर, हैविंग ए यूनिट एरिया of cross section and unit length ब्रैकेट में लिख लेना 1 मीटर। लेंथ की बात की तो 1 मीटर होगी थी। ठीक है। तो यानी कि हम एक ऐसा कंडक्टर ले लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है जी, यूनिट है, यूनिट का मतलब 1 मीटर स्क्वायर है, और जिसकी लेंथ क्या है जी, यूनिट है, यूनिट का मतलब लेंथ 1 मीटर हो गई आपकी। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि रो इक्वल टू में R, A की वैल्यू कितनी है जी 1, L की वैल्यू कितनी है जी, ये भी 1 है। तो यहां से मुझे पता चला कि रो इक्वल टू में क्या होगा जी R, रो इक्वल टू में R हुआ आपके पास। तो इसी के बारे में लिखिएगा आप। अब इसका मतलब क्या हुआ उस बात के बारे में हम लिखते हैं। अब आपको इसी के बारे में लिखना है, लिखिएगा द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस is numerically numerically equal to the resistance of a conductor which is 1 meter long and having 1 meter square of क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक है जी। हमने क्या क्या था, पहले एक लाइन लिखी थी, लेट अस कंसीडर, हमने माना था कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ आपकी 1 मीटर है। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहां पर पुट की, ये भी वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, P इक्वल टू में सॉरी रो इक्वल टू में क्या बना, R बना, रो इक्वल टू में R। फिर इससे क्या मतलब समझ में आया आपको, इससे मतलब हमें ये मालूम पड़ा कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली इक्वल्स टू होती है कि एक कंडक्टर जिसकी लेंथ इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कितना होगा जी 1 मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है। एक पॉइंट और लिखिएगा आप इसमें, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस
is equals to the resistance between the opposite faces of a 1 meter cube ऑफ सब्सटेंस 1 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस। अब इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किसकी रेजिस्टेंस के बराबर है, एक उस कंडक्टर की जिसकी लेंथ आपकी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि एक तरीके से वो आपका क्यूब हो जाएगा, ये और ये, यानी कि ये भी आपकी हाइट भी आपकी 1 हो गई, लेंथ भी आपकी 1 मीटर हो गई, ठीक है, और ये जो ब्रेथ हो गई आपकी ये भी 1 मीटर हो गई, यानी कि जो इस क्यूब की रेजिस्टेंस होगी वही आपकी उस सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहलाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ पर मीटर क्यूब, आपके क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है जी। चलिए यूनिट की हम बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास रो हुआ, आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ये एरिया की कितना हो जी, मीटर स्क्वायर, और ये अपन में क्या हो जी, मीटर, एक से कैंसिल हो गया तो ये कितने हो गए जी, ओम मीटर। तो जो एसआई यूनिट हो गई रेजिस्टिविटी की, तो जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट तो कितनी हो गई जी आपके पास, ओम मीटर, या इसको मैं कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ओम मीटर, तो ध्यान रखने का, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करके लिखे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेगा, इंपॉर्टेंट है, लिखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट, अंडरलाइन कर लेना बड़े ध्यान से, डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ और थिकनेस, यानी कि थिकनेस का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करती है लेंथ पर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं करती है। बट आपने पढ़ा लास्ट क्लास में, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किस पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पर भी और एरिया को क्रॉस सेक्शन पर भी, पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी, क्लियर है जी बात। चलिए इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी बोल ले, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये तीनों वर्ड एक ही बात है, रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये तीनों वर्ड एक ही है, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस या फिर आपका मेटेरियल, एक ही बात है, सब्सटेंस लिख लीजिएगा या फिर आप मेटेरियल लिख लीजिएगा, तो एंड टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी किस किस पर डिपेंड करती है जी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और जी नेचर ऑफ मटेरियल, जबकि रेजिस्टेंस इन चारों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पर भी, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, बट डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है। चलिए इसका मैं एक एग्जांपल देखो ऐसे लेते हैं, वो आपसे कहेगा कि मान लो आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है जी, लेट ए कंडक्टर, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, मान लो ये कोई कंडक्टर है और इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है जिसका A है, आपसे वो बात कहेगा कि वो आपसे कहता है कि भाई मैं लेंथ को हाफ कर देता हूं, ठीक है जी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं ट्वाइस कर देता हूं, क्या क्या जी, ट्वाइस, तो आप रेजिस्टेंस बताइए,
रेजिस्टेंस बताने आपको। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी आपके पास, रेजिस्टेंस अगर लेंथ आपकी बढ़ गई, लेंथ आपने हाफ की, तो रेजिस्टेंस हमें पता है कि जब लेंथ आपकी डिक्रीज होती है, एल जब डिक्रीज होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, हाफ ही हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या क्या सुने, ट्वाइस कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी, सॉरी रेजिस्टेंस कम होगी, उल्टा रिलेशन है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, तो रेजिस्टेंस, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने क्या किया, ट्वाइस किया, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें थी आपकी। बट अगर वो यही चीज इसी केस के लिए, इन्हीं दोनों केस के लिए पूछेगी भाई रेजिस्टिविटी बताओ, तो रेजिस्टिविटी में क्या बदलाव होगा, तो ध्यान रखना बच्चों, रेजिस्टिविटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप इस कंडक्टर का इतना पोर्शन लो, ये वाला, या इतना पोर्शन लो, या इतना पोर्शन लो। क्यों नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टिविटी है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि चाहे आप कंडक्टर का इतना पार्ट उठाओ तो रेजिस्टिविटी तब भी उतनी रहेगी, ये इतने वाला इतना कंडक्टर ले लेते हो उसी मेटेरियल का, तो तब भी रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी, और पूरा ले लेता है तो रेजिस्टिविटी तब भी इतने, यानी कि 1 मीटर लो, 10 मीटर लो, आधा मीटर लो, 1 सेंटीमीटर लो, या 1 mm लो, तो रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, किसकी, कंडक्टर की, बट रेजिस्टेंस आपकी वेरी करेगी विद द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ को मैं इतना कर देता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इतना कर देता हूं, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पर लेंथ के बढ़ाने या घटाने से, या एरिया के बढ़ाने या घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट रेजिस्टेंस में आपके क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो ये चीज दिमाग में फिक्स कर लेना है आपको, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर, और टेम्परेचर को अगर मटेरियल को मैं चेंज कर देता हूं तो तब रेजिस्टिविटी पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी को, हम कुछ एग्जांपल्स के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपके पास कुछ ये मैंने लिखा है फॉर द प्योर मेटल्स। देखो रेजिस्टिविटी हम प्योर मेटल्स की एनालिसिस करते हैं। देखो रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है, ठीक है जी। उसी तरीके से रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, सॉरी सिल्वर, ये आपका साइन है, रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर कितनी है जी, 1.60 इंटू 10⁻⁸। और देखो ये ना पावर आपकी माइनस में है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, क्या होगी जी, छोटी होगी। और छोटी का मतलब क्या होगा कि जितनी आपकी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ही अच्छा वो कंडक्टर भी होगा। तो हमने यहां पे लिखा हुआ है मटेरियल्स हैविंग लो रेजिस्टिविटी आर द गुड कंडक्टर्स। जिनकी रेजिस्टिविटी लो होगी वे आपके गुड कंडक्टर आपके कहलाते हैं। यानी कि मैं थोड़ा सा एक सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि रो यानी कि रेजिस्टिविटी अगर लो है तो वे मेटल्स आपके गुड कंडक्टर कहलाएंगे, और अगर रेजिस्टिविटी हाई है वो आपके बैड कंडक्टर्स, या उनको हम इंसुलेटर्स बोल सकते हैं कि उनमें करंट फ्लो नहीं होगी। चले, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अगर मैं इन तीनों को मैं बात करूं, मेरे पास ये वैल्यूज है, तो आप देखो कि किसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, तो इन तीनों में सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है जी, तो देखोगे आप ध्यान से, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू तीनों में सेम है, ये छोटी है, तो इसका मतलब आपके पास मैं यहां पे लिख सकता हूं कि पहले नंबर पे सिल्वर, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी लो है, तो ये अच्छा कंडक्टर होगा इन तीनों में। फिर कौन होगा जी, 1.69 है छोटा, तो यानी कि फिर कॉपर होगा। फिर आपका क्या होगा जी, एल्यूमिनियम होगा। तो यानी कि रेजिस्टिविटी के आधार पर मैं बता सकता हूं कि कौन सा मेटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर होगा। तो यही आपका फायदा होता है कि रेजिस्टिविटी हम पढ़ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो रेजिस्टिविटी का सबसे पहला प्रैक्टिकल यूज आपको कैसे क्या मालूम पड़ा कि भाई मैं रेजिस्टिविटी के आधार पे ये बता सकता हूं कि कौन सा मेटल एक अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो हमने एग्जांपल लिया, ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन केस
आपके एग्जाम में आता है कि रेजिस्टिविटी दे देगा, वो कहेगा कि भाई बताओ कौन सा मेटल ए बी सी, वहां पे नाम ना देगा, वो बोल देगा ए बी सी, तो कौन सा अच्छा कंडक्टर है कौन सा आपका लो है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखिए, तो उनके सीक्वेंस बना देने। और हम सबसे फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, क्यों है जी, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी लो है। जो ये ओवरहेड लाइंस होती है आपकी, ओवरहेड लाइंस का मतलब बड़े बड़े टावर्स पे जो वायर होते हैं इतनी मोटी मोटी, वे या तो कॉपर की बनी होती है या फिर एल्यूमिनियम की बनी होती है। ये जनरली अगर आप बात करोगे, जैसे आपके घरों में फैन है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, इन सब में जो आपकी वाइंडिंग आती है, पंखे के अंदर जो भी वाइंडिंग होती है, वायरिंग होती है, वो आपके घरों में भी जो वायरिंग है वो या तो कॉपर वायर की मिलेगी या एल्यूमिनियम वायर की। और उनमें भी, उन दोनों में भी सबसे अच्छे आप कौन किस चीज को प्रेफर करोगे, कॉपर एल्यूमिनियम को? कॉपर को। क्यों? क्योंकि ये आपका एल्यूमिनियम से भी अच्छा कंडक्टर है। आप मार्केट में जाओगे और इलेक्ट्रिक कल दुकान से आप बात करोगे उस बंदे से, तो वो आपसे पूछेगा जी कॉपर में चाहिए या एल्यूमिनियम में। कोई भी फैन लेते हो तो आपसे पूछेगा भी कॉपर में चाहिए होगा या एल्यूमिनियम में। तो अगर आपको मालूम होगा कि भाई कॉपर क्या है और एल्यूमिनियम क्या है, तो एकदम से आप जवाब दोगे कि नहीं जी मुझे तो कॉपर में चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती है। फिर ये आप नोट करिएगा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे नोट कर लीजिएगा यहां तक। फिर इसके बारे में पॉइंट लिखेगा आप, इसके बारे में पॉइंट लिखेगा, लिखो। by saying that the resistance of copper, by saying that the resistance of copper बोल सकते हैं, सिल्वर बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम। तो हम मैं कॉपर के आधार पे आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो by saying that the resistivity of the copper is कितनी है जी, 1.69 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर, comma, we mean that if we take a rod of copper, तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये वैल्यू कब आई होगी, जब आपने कॉपर की एक रोड ली होगी जिसकी लेंथ क्या होगी जी, 1 मीटर होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा जी, 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उसके लिए ये वैल्यू है आपकी, ठीक है जी। तो लिखिए, इफ वी टेक ए रोड ऑफ copper metal of length 1 meter and 1 meter square cross sectional area, 1 meter square cross sectional area, then its resistance will be 1.69 into 10 to the power minus 8 ओम, 1.69 into 10 to the minus 8 ओम। अगर वो आपसे पूछता है कि भाई सिल्वर की रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर ये है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि भाई ये आपकी रेजिस्टेंस है। पर रेजिस्टेंस किसकी, जब मैं एक सिल्वर की एक रोड लेता हूं जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा जी, 1 मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया की जब मैं सिल्वर की कोई रोड लेता हूं तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वही रेजिस्टिविटी, यही मतलब होता है इसका, यहां पे भी यही होगा, ठीक है। तो ये तो बात की थी हमने प्योर मेटल की। नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखेगा, फिर नोट करके सेकंड पॉइंट लिखेगा आप कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलओए, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलओए are much more higher than the pure metals, और ब्रैकेट में लिखिएगा from which they are made। तो अब इसका मतलब क्या है, प्योर मेटल है क्योंकि इसमें कोई भी मिक्स नहीं होगा, प्योर सिल्वर होगी, प्योर कॉपर, प्योर एल्यूमिनियम।
अब एलॉय का मतलब क्या होता है कि जब मैं दो या दो से ज्यादा आपके जो मेटल्स है उनको एक साथ कंबाइन कर देता हूं, तो जो नया प्रोडक्ट आपको मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो एलॉय यानी कि जैसे हमने बात की मैग्नीन की, तो वो क्या कह रहा है कि जो आपका एलॉय है उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, किन के कंपेयर में, प्योर मेटल्स के कंपेयर में, ठीक है, जिनसे वो बने होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखेगा, एग्जांपल फॉर एलॉय, मैग्नीन किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर से, मैग्नीज से और निकिल से। जो मैग्नीज है, मैग्नीन है आपका, ये एक एलॉय है जो कॉपर, मैग्नीज और निकिल से मिलकर बनता है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है 44 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, ठीक है जी। अब बात करो, देखो कॉपर से बना है, अब कॉपर अपने आप में एक प्योर मेटल है, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है 1.69 इंटू 10⁻⁸, और मैग्नीज की रेजिस्टिविटी कितनी है 44 इंटू 10। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, इसको डिवाइड करूं, तो ये लगभग लगभग जो मैग्नीन है वो 25 टाइम्स, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 25 टाइम्स है इसकी, किसके जी, प्योर मेटल के। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ द मैग्नीन, ठीक है जी, तो मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिख सकता हूं रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन, ठीक है जी, इक्वल्स टू द 25 टाइम्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर अराउंड, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे कि भाई इसकी रेजिस्टिविटी है, इसकी प्योर मेटल की बहुत कम है, और जब मैंने मिक्स कर दिया उसको किसी और के साथ में, नया प्रोडक्ट बनाया मैग्नीन को, तो इसकी रेजिस्टिविटी तो और ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से नाइक्रोम, नाइक्रोम को देखोगे किससे मिलकर बनता है, निकिल से, क्रोमियम से, मैग्नीन से, मैग्नीज से और आयरन से। तो इन चारों से मिलकर बना नाइक्रोम, ठीक है। पर इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है जी, 110 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है जी। तो यानी कि अगर मैं इनमें से कोई भी एक प्योर मेटल लेता हूं, कोई भी एक प्योर मेटल उठाओ और उसकी रेजिस्टिविटी आप देखो, आपकी बुक में टेबल बनी है, तो इसमें से किसी भी एक प्योर मेटल को उठाना, और या मैग्नीन को, क्रोमियम को, निकिल को, फिर आयरन को, ठीक है, और उससे अगर नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी को कम करोगे, कंपेयर करोगे, तो ये बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक, थर्ड एग्जांपल क्या है जी, कॉन्स्टेंटन, ये भी आपका एक एलॉय है, कॉपर और निकिल से मिलकर बनता है, कॉपर और निकिल से मिलकर बनता है, और इसकी रेजिस्टिविटी क्या है जी 49 इंटू 10⁻⁸। तो यानी कि कॉपर से बना है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है जी, इतनी, और इसकी इतनी है, तो ये अराउंड आपका ना 30 टाइम्स, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंटन इज इक्वल टू द 30 टाइम्स किसके है जी, रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर के। तो यानी कि प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी कम और एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैं रेजिस्टिविटी के आधार पर बहुत ही आसानी से अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेटल को चूज कर सकता हूं। फिर इसी तरीके से अब हमने बात की थी कि अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और रेजिस्टिविटी आई है तो देखो यहाँ पे सब में पावर माइनस में है, पर यहाँ पे सब में जो पावर है वो किस में है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि ग्लास की रेजिस्टिविटी होती है 10⁻10 टू 10⁻14 ओम मीटर, और ये इतनी ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी है। और हमने बात की है कि ज्यादा रेजिस्टिविटी यानी कि बैड कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर, और आप सभी को पता है कि ग्लास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो हम एक रीजन ये भी लिख सकते हैं कि जो ग्लास की रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, और अगर ये वैल्यू आप लिख दो, वैसे जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक और अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होता है आपके, ठीक है। वैल्यू याद रहेगी तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डायमंड की 10⁻12 टू 10⁻13 इसकी भी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, तो इसका मतलब ये भी एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। रबर की भी इसी तरीके। तो ये आपके तीनों तरीके, एक तरीके का और सब्सटेंस होता है जिसको मैं सेमीकंडक्टर बोलता हूं, तो वो आपके वो हम उसकी बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्योर मेटल हो गया, एलॉय हो गए, और जी इंसुलेटर हो गए। अब आप इन टेबल्स को देख के ये पता कर सकते हैं कि भाई मैं रेजिस्टिविटी के आधार पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं, मेटल को चूज कर सकता हूं, ठीक है। चलिए अब नोट करके लिखना, आप नोट करके फर्स्ट पॉइंट आप लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिखे,
ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में, ठीक है। लिखेगा आप, वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because copper and aluminium have low resistivity, कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव लो रेजिस्टिविटी। सिल्वर का क्यों नहीं यूज करते हैं जी? ट्रांसमिशन लाइन्स का मतलब मैंने बताया ना अभी, जो आपके घरों के सामने से जो मोटे मोटे जो वायरिंग गई है, या आपने देखो कि बड़े बड़े टावर्स है, वहां पे मोटी मोटी तार जो आपका एक जाल सा बिछा रहता है, ठीक है ना। वो ट्रांसमिशन लाइन का मतलब कि बिजली घर से आपके घरों तक जो बिजली पहुंचाने की जो वायर्स होती है आपकी, या अपने आपके घरों में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं ना स्विच वगैरह, ये जो है आपकी वायरिंग पूरे आपके मकान में फैली हुई होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन ही है आपकी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराती है, ठीक है। तो सिल्वर का हम यूज क्यों नहीं करते हैं जी? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम का हम ट्रांसमिशन ऑफ यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव लो क्या रेजिस्टिविटी एंड, या फिर हम लिख सकते हैं बिहेव एज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आप पॉइंट करके लिखेगा, नोट में ही सेकंड पॉइंट करके लिखेगा आप, इंपॉर्टेंट है ये भी सेकंड पॉइंट, और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके बारे में यहां पे बात करते हैं, नोट कीजिए। सबसे पहले लिखेगा द हीटिंग एलिमेंट्स और ब्रैकेट में लिख लेना हीटिंग कोयल्स, यानी कि हीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ जी? जहां पर जिन आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज आप किसी चीज को हीट करने में करते, जिसे प्रेस आयरन होती है आपकी, सॉरी आयरन होती है, इलेक्ट्रिक केटल होता है कि पानी गर्म करना है, स्विच लगाया, ठीक है। और जी रूम हीटर होते हैं, ये क्या होते हैं आपकी? ये आपकी हीट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन वो चीज है जो कन्वर्ट करते हैं? वो चीज है आपकी हीटिंग एलिमेंट। तो हम बात करें अब हीटिंग एलिमेंट्स की, तो लिखेगा द हीटिंग एलिमेंट्स और हीटिंग कोयल्स, ब्रैकेट में बंद कर लेना इसको, ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस such as इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, यानी के टोस्टर, TOASTER, टोस्टर जो ब्रेड वगैरह को गर्म करने में किया जाता है, या आपका रूम हीटर्स, ठीक है, ETC लिख देना बस, बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है आपके, ठीक है। आर मेड ऑफ एन एलोय, rather than pure metals, because अब इसमें फर्स्ट पॉइंट करके लिखेगा, बिकॉज भाई हम जो हीटिंग एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस में यूज होते हैं, वो उसमें हम प्योर मेटल की जगह एलॉय का क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। नंबर 1 पॉइंट करके लिखेगा कि हम क्यों यूज करते हैं। नंबर 1, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मच हायर देन द प्योर मेटल, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पे है बर्न करना। आपने देखा होगा कि भाई जैसे आप इलेक्ट्रिक केटल्स वगैरह या रूम हीटर्स है,
वो रेड हो जाता है, पर आप उसको पूरी नाइट आप जला के भी छोड़ देते हो तो वो बर्न नहीं होता, यानी कि तार वार कहीं से टूटती नहीं है अगर अच्छी कंपनी में है, ठीक है, या अच्छा आपका उसमें हीटिंग एलिमेंट यूज किया गया है, जैसे नाइक्रोम का, कॉन्स्टेंटन का, ठीक है, तो ये लंबे समय तक चलते रहते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वायर को आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं जल्दी, आपको 1 या 2 घंटे के बाद वो क्या हो जाती है, मेल्ट होकर टूट जाती है वहां से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, नहीं ऑक्सीडेशन, और ब्रैकेट में लिख लेना और बर्न इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर, मतलब कि जब आप किसी भी वायर के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हो तो क्या हो जाता है, वो आप कंटिन्यूसली अगर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हो तो रेड हो जाता है, बिल्कुल रेड। और जो आपका जो प्योर मेटल है वो आपका मतलब कि क्या होता है, वो जल्दी ही बर्न हो जाता है। और अगर मैं एलॉय की ही वायर लेता हूं तो वो क्या करता है, आपकी उसकी रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण वो जल्दी से बर्न आउट, यानी कि वो आपका टूटेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो व्हेन इट इज रेड हॉट, इसे मैं कंटिन्यू कर लेना, इजिली इवन एट हाई टेम्परेचर, कॉमा व्हेन इट इज रेड हॉट, ठीक है जी। तो नीचे लिखना एग्जाम्पल। अब ये हीटिंग एलिमेंट एलॉय, ठीक है, कि जो हमने बात की, तो लिखिए नाइक्रोम एलॉय इज यूज्ड for making the heating element of electrical heating appliance, APPLIANCES appliances, ठीक है। तो यानी कि जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस की जरूरत होती है तो उसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है, और वो हीटिंग एलिमेंट प्योर मेटल्स के ना होके आपके एलॉय के होते हैं। क्यों होते हैं, रीजन आपसे पूछेगा, वो क्वेश्चन आता है, रीजन क्या होगा, क्यों की यूज करते हैं हम प्योर मेटल की जगह एलॉय को ही यूज क्यों करते हैं हीटिंग एलिमेंट के तौर पे। तो नंबर 1 आपका क्या होगा, बिकॉज इट रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, नंबर 2 इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी कि जो हाई टेम्परेचर पर भी ये बर्न नहीं होता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। 2 आप रीजन दोगे और आपको जितने मार्क्स में क्वेश्चन होगा उतने आपके बिल्कुल परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे। 2 लाइन लिखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ना कुछ ज्यादा बढ़ा के लिखना है ना कुछ घटा के लिखना है। नंबर 1 सीधा सीधा रीजन आपको लिखना है, बिकॉज एलॉय हैव द हाई रेजिस्टिविटी in compared to the pure metal। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर, बस, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, नाइक्रोम लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंटन भी आप लिख सकते हैं, और मैग्नीन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके तीनों ही एलॉय है। बस वो आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि उसमें किस तरीके का वायर यूज किया है या हम किस तरीके के पर्पस के लिए उसका यूज करना चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाई नाइक्रोम एलॉय इज यूज्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट। तो इसमें सीधा सीधा से जवाब होगा आपका, नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि भाई नाइक्रोम हैज ए वेरी हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। और नंबर 2 आप क्या लिख सकते हैं कि इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर। जो 2 रीजन आपने पहले लिखे थे वही दोनों रीजन आपको यहाँ पे। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, पर अब की बार जो क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स पे और कुछ क्वेश्चंस पर ही होगी, ठीक है। जो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनकी हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। अब की बार में ये सोच रहा था कि ये जो रेजिस्टिविटी का टॉपिक है ये भी आपका खत्म हो जाए, तो ये आज आपका खत्म हो चुका है। और अब जो नेक्स्ट क्लास में है डेफिनेटली ये मेरा वादा है आपसे कि हम न्यूमेरिकल्स की भी और जी जो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।